एवरीबॉडी, दिस इज़ निशा सिंह एंड वेलकम टू लर्न बाय हार्ट। आज की इस वीडियो में हम चलो लद्दाख चलते हैं, मीन्स केरला घूमने चलते हैं। तो क्या चलोगे आप मेरे साथ में? आज मैं आपको लेके चलूँगी केरला एंड लद्दाख। कैसे लेके जाऊँगी ये सोच रहे होंगे ना, तो मैं फिज़िकली आपको नहीं लेके जा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको उन जगहों के बारे में बताऊंगी और आप इमेजिन कर लेना और सोच लेना कि हाँ भाई, हम केरला में हैं, लद्दाख में हैं। फिज़िकली मैं आपको वहाँ पर विज़िट नहीं करवा सकती, लेकिन हाँ, इमेजिनरी वर्ल्ड में मैं ज़रूर आपको वहाँ विज़िट करा सकती हूँ। तो क्यों हम जाएंगे लद्दाख और क्यों हम जाएंगे केरला? तो हम इसीलिए जाएंगे, हम इसीलिए वहाँ के बारे में जानेंगे क्योंकि वहाँ का जो दोनों जगहों का जो हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर है जो कि डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है। जी बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस डाइवर्सिटी। यानी कि एक जगह से जब हम दूसरी जगह मूव करते हैं तो क्या चीज़ है जो कि डाइवर्सिटी को शो करती है। तो वहाँ की हिस्ट्री हो सकती है, वहाँ का जियोग्राफिकल हो सकता है, जियोग्राफी हो सकती है, वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट, नेचर, ये सब क्या है, डाइवर्सिटी को बताता है ना। एक जगह से लद्दाख एंड केरला का टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। एक कोल्ड डिजर्ट होती है, एक मतलब ऐसी ठंडी जगह होती है, तो एक समुद्री इलाके के पास में होती है। सो चलो बिना देरी किए हुए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट कर बिना देरी क्लास को। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस डाइवर्सिटी, ये आज का हमारा टॉपिक है। हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स आर द टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। यानी कि एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ का उस जगह का जियोग्राफिकल फैक्टर भी है जो कि डाइवर्सिटी को ऐड कर देता है, या वहाँ की हिस्ट्री है जो कि डाइवर्सिटी को ऐड कर देती है। अब देखो, कोई समुद्री एरिया पर रहता है तो कोई पहाड़ी इलाके में रहता है ना, तो उनके बीच की जो डाइवर्सिटी है वो क्या बता रही है, जियोग्राफिकल फैक्टर को बता रही है, वहाँ का क्लाइमेट को बता रही है। वहाँ का यहाँ लिखा हुआ है, लाइफ ऑफ पीपल नियर द सी इज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल इन द माउंटेन एरिया। मतलब दोनों जो कि एक जो कि समुद्र के इलाके पर रहते हैं, एक जो कि पहाड़ों पर रहते हैं, तो दोनों में क्या है, अंतर होगा। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से किसी भी जगह की डाइवर्सिटी को वहाँ की हिस्ट्री और जियोग्राफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी बेटर थ्रू स्टडी ऑफ लद्दाख एंड केरला। तो हम इस डाइवर्सिटी को और अच्छे से समझने के लिए हम लद्दाख और केरला की स्टडी करते हैं, मतलब इन दोनों के बारे में जानते हैं, वहाँ के बारे में हम जानेंगे। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि हमारे मैप में लद्दाख और केरला है कहाँ पर। सो यहाँ पर आपका मैप दिया गया है, इस मैप में हम लद्दाख और केरला के बारे में जानेंगे। सो मैं आपको शो करती हूँ, देखो यहाँ पर आपका केरला है एंड ये है आपका लद्दाख। और साथ ही साथ ये लद्दाख से मतलब एक ऐसा रास्ता जाता है इधर, यहाँ पर आपका तिब्बत है। तो इस तिब्बत की तरफ पर इस रास्ते को, यानी कि लद्दाख से होते हुए रास्ते को, एक बहुत अच्छा रूट माना गया है जो व्यापारियों के लिए बोला गया है। तो वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। सो आपको पता चल गया लद्दाख कहाँ है एंड केरला कहाँ है। लद्दाख है आपके नॉर्थ साइड पे एंड केरला है आपके साउथ में। सो जो ये लद्दाख है, लद्दाख इज़ द कोल्ड डिजर्ट इन द माउंटेन्स एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जम्मू और कश्मीर के ईस्ट की तरफ ये लद्दाख में है, ये लद्दाख है। जैसे कि यहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर के क्या है, ईस्टर्न साइड पर है। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर आपका लद्दाख है। तो किस तरफ है, उससे जुड़ा हुआ, मतलब ईस्ट की तरफ है। और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा एरिया है, ठंडा इलाका है, कोल्ड डिज़र्ट है। मतलब डिज़र्ट एक ऐसा सूखा हुआ, डिज़र्ट हम बोलते हैं ना कि बहुत ही सूखा रेगिस्तानी जैसा जो एरिया होता है। अब रेगिस्तान से तो हमें रेगिस्तान से हमें राजस्थान का ही पता चलता है, रेतीला इलाका जहाँ पर बहुत गर्मी होती है। लेकिन लद्दाख में गर्मी नहीं है, लद्दाख में ठंड है बहुत। ये डिज़र्ट एरिया ज़रूर है, रेगिस्तानी इलाका ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों पर बसा हुआ है। Where very little agriculture is possible as this region does not receive any rain and is covered
इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर क्या होता है, मतलब बारिश यहाँ पर इतनी कम होती है जिसकी वजह से यहाँ पर खेती भी नहीं हो पाती है, या खेती बहुत कम होती है। अब खेती क्यों नहीं हो पाती है, जैसा अभी बोला कि वहाँ पर बारिश ही नहीं होती, और जहाँ पर बारिश नहीं होती वहाँ पर खेती करना भी पॉसिबल नहीं होता है। अब ये एरिया जो रहता है ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, मतलब पूरे साल यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहती है, बर्फ़ रहती है, और पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ पाता है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। अब यहाँ पर लोगों को अगर पीने के लिए पानी भी चाहिए ना, तो लोग किस पे डिपेंड करेंगे कि गर्मी के दिन आएंगे, गर्मी आएगी, तब ये जो बर्फ़ होती है वो पिघलेगी, और बर्फ़ के पिघलने का इंतज़ार करते हैं, और उसी पिघली हुई बर्फ़ को वो जो है पीने के पानी के लिए भी उसे यूज़ करते हैं। पीपल हेयर कीप sheep and goats. Goats produce pashmina wool which is prized, and the shawls made of this wool fetch a lot of money. अब यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि लद्दाख के रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, शीप को और गोट्स को वो जो है पालते हैं, मतलब भेड़ और बकरी को वो जो है वहाँ के लोग पालते हैं। अब जिनसे ये एक पश्मीना सोल को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वहाँ की जो शीप होती है, वहाँ की जो गोट होती है, उनसे वो क्या निकालते हैं, उनके बालों से, उनके ऊपर जो बाल होते हैं उनसे वो एक पश्मीना सोल बनाते हैं। वहाँ उससे पहले ऊन बनाई जाती है, ऊन से फिर वो एक पश्मीना सोल बनाते हैं, जिसका नाम दे दिया इन्होंने पश्मीना। और ये जो पश्मीना सोल है ये काफ़ी महंगा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन हाँ एक बात है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म पाया जाता है। अब क्या है, यहाँ पर फूड के बारे में जान लेते हैं कि वहाँ का फूड कैसा है। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। अब वहाँ के जो लोग हैं लद्दाख के, जब ये शीप एंड गॉड्स को, यानी कि भेड़ और बकरी को पालते हैं, तो उन्हीं से ही अपना खाना करते होंगे। अब और कुछ तो वहाँ पर जब खेती ही नहीं होती, तो खेती नहीं होती है तो खाने का और कोई प्रबंध तो है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, मीट और मिल्क इन्हीं से ही निकालते और इन्हीं को ही, मतलब खाते ही नहीं कोई, वो पालते हैं। अब इनसे जो मिल्क प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे चीज़ हो गए, बटर हो गए, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि ये लेते हैं। ईच फैमिली ओन सम गॉड्स, काउज एंड योक काउज। वहाँ की जो फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, हर एक परिवार के पास में बकरी पाई जाएगी, गाय पाई जाएगी, और योक होती है। योक भी एक गाय को बोला गया है, भेड़ बकरी, सॉरी भेड़ नहीं, बकरी होती है, गाय होती है, और योक होती हैं, ठीक है। ये हर एक परिवार के पास मिलेगी वहाँ पर। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू तिब्बत। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो लद्दाख है, लद्दाख को एक बहुत अच्छा रास्ता माना जाता है, किस चीज़ के लिए, तिब्बत की तरफ। यहाँ पर जो व्यापारी होते हैं, जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, वो जो इस रास्ते से निकल करके जाते हैं, तो लद्दाख को क्या बोला गया है, व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। बुद्धिज्म केम टू तिब्बत वे लद्दाख ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। अब ये जो तिब्बत है, लद्दाख से होकर के तिब्बत पहुँचे जो बुद्धिज़्म होते हैं, बुद्धिज़्म लद्दाख से होकर के कहाँ पहुँचे, तिब्बत पहुँचे, और इसीलिए लद्दाख को भी क्या बोला जाता है, एक छोटा तिब्बत कहा जाता है। मतलब जैसे बुद्धिज़्म होते हैं ना, बुद्धिज़्म जो होते हैं वो जो है लद्दाख से निकलते हुए वो तिब्बत में जा कर के पहुँचे हैं। जैसे अब किसी शहर पे हमें जाना होता है या किसी जगह जाना होता है, तो बीच में कोई और एरिया पड़ गया हो, बीच में कोई और शहर पड़ गया हो, तो उससे हम होकर के निकल जाते हैं। तो वैसे ही जो बुद्धिज़्म लोग थे वो जो है तिब्बत जब पहुँचे हैं तो लद्दाख से होकर के निकले हैं, और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि लद्दाख को क्या बोला जाता है, तो लद्दाख को क्या बोला जाता है, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, मुस्लिम लोग भी रहते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। अभी जैसे कि वहाँ पर जो है मुस्लिम भी रहते हैं, तो ये जो तिब्बत है, तिब्बत का एक ग्रंथ होता है, ठीक है। तिब्बत का क्या होता है, एक ट्रेडिशनल एक सॉन्ग बोल लो, वहाँ का एक ऐसा वर्ज़न होता है, लोकल वर्ज़न होता है। कौन सा होता है,
केसर सागा, जो कि लद्दाख में काफ़ी फेमस होता है, मतलब लद्दाख में बहुत ज़्यादा वो फेमस होता है, जो कि बुद्धिस्ट और मुस्लिम ये दोनों ही इस वाले ग्रंथ को या इस लोकल वर्जन को, इस सॉन्ग को वहाँ पर गाते हैं। नेशनल एपिक होता है जो कि वहाँ पर गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? मुस्लिम और बुद्धिस्ट इन दोनों के द्वारा इस एपिक को गाया जाता है। तो ये था हमारा लद्दाख की स्टडी एंड अब हम जानेंगे केरला की स्टडी। सो किसको मज़ा आया लद्दाख घूमने में? अच्छा लगा आपको लद्दाख घूम के? चलो केरला और चल देते हैं, केरला और घूमते हैं। केरला हमारा साउथर्न पार्ट के अंदर है, ठीक है, यानी कि जो इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप का जो साउथ हिस्सा है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया गया, यहाँ पर क्या है? केरला जो नीचे है। So Kerala is a state in the southwest corner of India surrounded by the sea on one side and hills on the other। तो केरला कैसा है? एक साउथ वेस्ट कॉर्नर है, यानी मतलब साउथ में तो है, साथ ही साथ वेस्ट की तरफ है, हमने जैसे देखा इधर लगता हुआ है। और ये जो पूरा है वो सी से मतलब सराउंडेड है, समुद्र से सराउंडेड है। यहाँ पर खेती भी अच्छी होती है। हमने देखा लद्दाख में खेती वहाँ पर नहीं होती। लद्दाख कहाँ था? बर्फ़ से कवर होता था, बर्फ़ से सराउंडेड होता था और माउंटेन्स में था। और ये जो केरला है ये समुद्र के आसपास में है और ये साउथ वेस्ट में है, वो नॉर्थ ईस्ट में था। यहाँ पर खेती अच्छी खासी हो जाती है, वहाँ पर खेती नहीं होती थी। अब कौन कौन सी यहाँ पर खेती होती है? सो a number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills, making this region an attractive place for traders। यहाँ पर किस किस चीज़ की खेती होती है? मिर्च की खेती होती है, लौंग की खेती होती है, इलायची को खेती की जाती है। इन तीनों चीज़ को वहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है, मतलब इन तीनों चीज़ों की वहाँ पर खेती होती है। तो सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे, मतलब व्यापारी व्यापार करने के लिए, इन चीज़ों को खरीदने के लिए वो लोग यहाँ पर आए। कौन आए सबसे पहले? अरबी और यहूदी। तो इन लोगों ने यहाँ पर आकर के व्यापार किया, व्यापारी के लिए ही आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट Saint Thomas came here and is credited with bringing Christianity to India। अब ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले सेंट थॉमस अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जीसस मसीहा जो हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, उनके ये अपोस्टल हुआ करते थे, चेले होते थे। थॉमस, इनको पोल भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले आए, लगभग 2000 साल पहले ही आए होंगे, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता है। तो ये यहाँ पर आए, किस चीज़ के लिए आए? अब जब ये आए थे तो यहाँ पर ये जो है क्रिश्चियनिटी को लेकर के आए, मतलब इन्होंने यहाँ पर आकर के जो भी फॉलोवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं उनके कुछ ऐसे वर्सेस होते हैं, उनके जो कुछ ऐसी टीचिंग्स होती हैं जिनको वो जो है फैलाते हैं। तो वैसे ही इन पोल ने, यानी कि थॉमस ने भी किया। इन्होंने मतलब जीसस क्राइस्ट को ये मानते थे, तो उनके वर्ड्स को इन्होंने क्या करा, इंडिया के अंदर प्रचार करा। तो उसी चीज़ से इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी आई, ठीक है। मतलब इंडिया में जो है लोग जीसस को मानने लगे, वरना पहले नहीं मानते थे। पहले किस चीज़ से माने गए हैं? वो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, यानी कि सेंट थॉमस यहाँ पर लेकर के आए थे। नेक्स्ट है इब्न बतूता, हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स एगो। अब इब्न बतूता है जो कि लगभग 700 साल पहले यहाँ पर ये आए, ठीक है, मतलब केरला में ये आए। और इन्होंने क्या किया? रोट अ ट्रेवलॉग डिस्क्राइबिंग द लाइव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेड दैट दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। अब इन्होंने क्या देखा, जब ये यहाँ पर आए, इन्होंने एक अपना ट्रैवलॉग लिखा, ठीक है, मतलब एक ऐसी बुक लिखी जिसमें इन्होंने अपने ट्रैवल के बारे में बताया और साथ में ये बताया कि मुस्लिम की जो ज़िंदगी है, मुस्लिम की लाइफ के बारे में इन्होंने लिखा। और यहाँ पर उन्हें जो है काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी, मतलब बहुत अच्छी खासी इज्जत थी, किसकी? मुस्लिम्स की। तो इन्होंने यहाँ पर आकर के ये चीज़ को देखा। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सब धर्म जो हैं केरला में
पाए जाते हैं। All these various historical influences resulted in people of Kerala practicing different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो ये ईसाई, हिंदू, बौद्धिस्ट, इस्लामी, यहूदी, ये सब लोग जो है यहाँ पर केरला में पाए जाते हैं। द फिशिंग नेट्स कॉल्ड चीनावाला यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स। अब क्या है, एक फिशिंग बोल सकते हो, मतलब चाइनीज फिशिंग नेट था, मतलब जाल होता है ना, जैसे मछलियों को पकड़ने वाला जो जाल होता है, वो भी यहाँ पर यूज़ किया जाता था, जिसको क्या बोला गया है, क्या नाम है उसका, चीना चाट्टी। एम आई राइट? नहीं सॉरी, चीनावाला, चीनावाला इसका नाम है। यहाँ देखो, द फिशिंग नेट कॉल्ड चीनावाला। तो चीना वाला एक नेट था, एक जाल था, ठीक है, जिससे वो क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, और जो कि चाइनीज़ फिशिंग नेट की तरह ही बिल्कुल दिखाई देता है। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। और जो वहाँ पर ऐसे बर्तन, मतलब कह सकते हो कि तलने के लिए जो बर्तन होता था, वो भी वहाँ पर जो इस्तेमाल होता था, उसका क्या नाम था, चीना चाट्टी। चीना चाट्टी किसका नाम था, एक बर्तन था तलने के लिए, ठीक है, जो तलने के लिए यूज़ किया जाता था। इट इज़ बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन वुड हैव कॉन फ्रॉम चाइना, कि कम फ्रॉम चाइना। ये इससे छुप गया है ना, तो मुझे समझ में नहीं आया। ये भी माना जाता है कि जो वर्ड है चीन का, चाइना का, वो किससे बना है, चीन से बना है। चाइना से ही चीन बनाया गया है, चीना बनाया गया है। ये जो चीना वाला है, ठीक है, या फिर चीना चट्टी है, ये चीना वर्ड किससे बना है, चाइना से निकाला गया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetable। अब देखो यहाँ का फूड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ का फूड क्या होता है, चावल को खाया जाता है, राइस को खाया जाता है, फिश को खाया जाता है, वेजिटेबल्स को भी यहाँ पर लिया जाता है। ओणम फेस्टिवल यहाँ का है, जिसमें बोट रेस भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वो मैंने यहाँ पर मे बी ऐड नहीं किया है, हाँ वो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। सो यहाँ पर क्या है, खाने में क्या है, राइस होता है, फिश होता है, वेजिटेबल होता है। जबकि हमने लद्दाख का खाना क्या जाना था, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, ये वहाँ का खाना था। राइस एंड फिश एंड वेजिटेबल केरला का खाना है। और यहाँ पर एक फेस्टिवल भी फेमस होता है ओणम, जो कि जिसमें क्या होता है, बोट रेस की जाती है, ठीक है, मतलब नाव की एक रेस की जाती है। आपने एक मूवी में देखा होगा, कौन सी मूवी थी वो, हाँ बागी मूवी में आपने देखा होगा, एक बोट रेस होती है केरला के अंदर, जिसको ओणम फेस्टिवल में यूज़ किया जाता है। सो ये था केरला। सो घूमा है केरला। बताना ज़रूर मतलब कैसा लगा आपको केरला घूम के, लद्दाख घूम के। सो चलो अब हम देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम बहुत शॉर्ट में करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर को शो किया गया, यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी कि भारत के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक है, यूनिटी है। यहाँ पर आपको 3 हाथ शो किए गए, जो कि फ्लैग को डिस्क्राइब करता है, फ्लैग को बताता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता में भी क्या है, एकता है। अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लोग हैं, फिर भी क्या है, उनके अंदर एकता है। डाइवर्सिटी को हमारी क्या माना गया है, ताकत बोला गया है। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं इनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में हम लेके चलेंगे। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो इंडियाज़ डाइवर्सिटी इज़ अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इसको क्या माना गया है, स्ट्रेंथ माना गया है, यहाँ की ताकत बोला गया है, कि वो हमारी क्या है, ताकत है, इंडिया के लोगों की ताकत है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल backgrounds came together to oppose British rule in India. India's freedom movement involved thousands of people from different backgrounds. They worked together to decide joint actions, went to jail together and found different ways to oppose the British.
क्या था, मतलब जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर होता था तो ब्रिटिश रूल के टाइम के दौरान या उस समय पर क्या होता, भारत के जो लोग थे वो अलग अलग कल्चर से थे, अलग अलग रिलीजन से थे, लेकिन एक साथ जुट गए, वो एक साथ हो गए उन्हें हराने के लिए, एक साथ उन्होंने काम किया। ब्रिटिश ये सोचते थे कि वो जो हैं डिवाइड कर पाएंगे इंडियंस को। अब जैसे इंडिया में इतने अलग अलग धर्म होते हैं तो अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के अलग अलग धर्म बेशक थे, अलग अलग लोग ज़रूर थे, लेकिन इस टाइम पे वो क्या हो गए, यूनिटी में आ गए, एक साथ हो गए। तो यही सबसे बेस्ट पार्ट था उन लोगों का। और ब्रिटिश ने ये सोचा कि ये क्या है, इंडियंस क्या है कि वो उन्हें डिवाइड कर देंगे, वो इन्हें तोड़ देंगे, लेकिन भारत के लोगों ने भी क्या करा, उन्हें दिखा दिया कि हम अलग नहीं हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता, हम क्या हैं, एक ही है। अब इतना मतलब ब्रिटिश को आने किसने दिया, ये भी कुछ इंडियंस ही थे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ इंडियंस है तो सभी इंडियंस ऐसे होंगे, नहीं, थोड़े बहुत इंडियंस थे जिन्होंने, एक दो निकल गया जिन्होंने ब्रिटिश को ऐसा करने के लिए उन्हें करने दिया, लेकिन बाकी इंडियंस ने क्या किया, उन्हें हराया, उनका सामना किया। तो वो क्या हुए, एक साथ आकर के एकजुट हो गए। लोगों ने उन्हें पूरी टक्कर दी और लोगों ने उन्हें दिखा दिया कि हम भारत के लोग अलग अलग कल्चर से बेशक हैं, अलग अलग हमारा बैकग्राउंड हो सकता है, बट क्या है, हम एक हैं। देयर इज ऑल्सो अ सॉन्ग, there is also a song sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, composed in memory of the brave people who were killed by a British general। यहाँ पर क्या होता है कि मतलब एक जलियांवाला बाग, एक यहाँ पर एक केस हुआ था जो कि अमृतसर में था। तो उसके बाद में यहाँ पर एक सॉन्ग को गाया गया। कौन सा सॉन्ग था वो अभी हम देखेंगे, आगे देखेंगे। नेशनल गीत था, इंडिया के कुछ ऐसे गीत थे, सिंबल्स थे, फ्लैग थे, ये सब किसको शो करते हैं, डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी में एकता को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है अभी हम देखेंगे। द सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कंस्टेंट रिमाइंडर ऑफ द कंट्रीज रिच ट्रेडिशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। यानी कि इंडिया के जो सॉन्ग्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रीडम थी, ये सब एक साथ आकर के इन्होंने डाइवर्सिटी में भी एकता को दर्शाया। और फ्लैग जो है, फ्लैग का देखो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर हिंदुओं का कलर होता है ना, देखोगे ना यहाँ पर हिंदुओं का कलर होता है, ये वाला, ये हो गया हिंदू का, ये हो गया क्रिश्चियंस का, एंड ये हो गया मुस्लिम लोगों का। तो ये सब क्या है, ये एकता है, अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन फ्लैग में भी क्या दिखा दिया है, यूनिटी दिखा दी है। तो डाइवर्सिटी है लेकिन क्या है, यूनिटी है। नेहरू जी कॉइन द फ्रेज, नेहरू जी ने क्या करा, एक फ्रेज को लेकर के उन्होंने निकाला, कौन सा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टू डिस्क्राइब द कंट्री। इस पूरी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक फ्रेज निकाला। कौन सा फ्रेज था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन्होंने दिखाया, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी में क्या शो किया गया है कि भारत के अंदर अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजियस से, अलग अलग बैकग्राउंड से बेशक लोग हैं, लेकिन वो क्या हो गए, जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर रूल किया करते थे, उनको हराने के लिए वो सभी लोग एक साथ हो गए। एक साथ होकर के इन्होंने उनका पूरा सामना किया, उनको फेस किया और जीते भी, ठीक है। तो यही था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता, डाइवर्सिटी में भी एकता। फ्लैग के बारे में जाना कि फ्लैग जो है वो तीनों जो इसके कलर हैं वो क्या करते हैं, एकता को शो करते हैं। हिंदू ऑरेंज, क्रिश्चियनिटी वाइट, एंड मुस्लिम के लिए क्या मान दिया यहाँ पर, ग्रीन कलर। और एक और पिक्चर, यूनाइटेड वी स्टैंड, ठीक है, यहाँ पर सब क्या है, ब्राह्मण हो गए, पंजाबी हो गए, और भी सारे यहाँ पर कास्ट के लोग दिखाए गए हैं, हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट वगैरह सब आ गए, लेकिन सबको क्या दिखा दे, एक साथ खड़े हैं, यूनाइटेड हैं वो लोग, ठीक है, यूनिटी में आकर के खड़े हैं। तो ये बेस्ट पार्ट हुआ। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करो, ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि ये जो आज का जो लेक्चर था ये काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। सो प्लीज़ लाइक
एंड ये था आपका आज का लेक्चर, ख़त्म होता है आज। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।